हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द IB क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम लोग CHS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जीके के क्वेश्चन आंसर हैं। इसमें 30 क्वेश्चन आंसरों का मैंने सेट लिया है जो कि इम्पॉर्टेंट है। और मेनली ये 6 के लिए नहीं, मैं माफ़ करिएगा 6 वालों, ये 9th वालों के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि 6 में नहीं आ सकता है, पर इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 9th वालों के लिए हैं स्पेशली। तो उसको देखते हुए मैं पहले से ही बता दिया, मैं आपसे कोई बेईमानी तो नहीं करना चाहता, ठीक है। तो बिना टाइम बर्बाद करते हुए आइए शुरू करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी देख रहे हो इस वीडियो को, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो भी नया व्यूअर होगा वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ऑल बेल आइकन पर क्लिक करेगा। काफ़ी लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि सर मेरे को नोटिफिकेशन नहीं आती, तो आप प्लीज़ अब जाके सब्सक्राइब वाले सेक्शन में जाके वहाँ पे बेल आइकन वाले पे प्रेस करिए और वहाँ पे ऑल पे क्लिक करिए। ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम बर्बाद करते हुए आइए, आपको इसमें एक चीज़ और बता दूं कि इसमें 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं और हर क्वेश्चन पे आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आपको अपना आंसर अपने कॉपी पे लिखना है और फिर लास्ट में हमारे आंसर के साथ मिलाते जाना है, ठीक है। आइए, पहला है, भारत के किस ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है? कौन सा ऐसा आदमी होता है, कौन सा ऐसा पोस्ट होता है जिसको सभी जितने भी काम होते हैं भारत में उसका हेड माना जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताने हैं। तो ये आपका टाइम होता है ख़त्म और इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। सी, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। जितने भी कानून है, रक्षा है, जितने भी होते हैं, तो प्रधानमंत्री अपने अंडर में 25-30 मंत्री रखते हैं। वो अपने अंदर में कुछ मिनिस्टर रखते हैं, वो अपने अंदर कुछ मिनिस्टर रखते हैं और फिर जिससे वो अपने सारे काम कर पाते हैं। इसीलिए उस सबकी जिम्मेदारी किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है, ठीक। भारत के संविधान के अनुसार भारत का कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री तथा प्रधान भारत का राष्ट्रपति होता है। संविधान का प्रमुख कौन होगा? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित में से कौन मृतिक व्यक्ति का स्मारक है? कौन सा है जिसमें स्मारक है जिसमें मृत व्यक्ति हैं? तो ये आपके 4 ऑप्शन ये हैं, ताजमहल, बीबी का मकबरा, इम्ताद उल दौला और सभी। इन चारों में से कौन सा सही होगा? तो आपका समय समाप्त होता है। ये ऑप्शन नंबर डी यानी सभी यहाँ पे करेक्ट है। सभी जो है यहाँ पर करेक्ट है। ताजमहल मुमताज महल की कब्र है, शाहजहाँ ने बनवाई थी। बीबी का मकबरा गरीबों के ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे शाह आजम ने बनाया था। अपनी माँ दिलशाद बानो बेगम की याद बनवाया था। आजम खान शाहजहाँ का पोता और औरंगजेब का पुत्र था। तथा इम्ताद उल दौला में घियास उन दीन बेग की कब्र है, जो जहांगीर के दरबार मंत्री थे, ठीक। इम्ताद उल दौला को घियासुद्दीन बेग की पुत्री नूरजहाँ ने बनवाया था, ठीक है। उसके फैक्ट भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? ये आपके 4 ऑप्शन हैं, आपको सही आंसर बताने हैं। आपके समय होते समाप्त। आपका जो सही आंसर है सम्राट अशोक। कौन है? सम्राट अशोक जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, जो बिंदुसार के पुत्र तथा चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। सम्राट अशोक कौन थे? बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की पहली संशोधन कब हुई थी? संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो आपके 4 ऑप्शन हैं, 1948, 1951, 1949, 1950। आपके सही ऑप्शन क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये गलत आंसर दिया है यहाँ पे। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को पहली बार इसका संशोधन, पहली बार कब संशोधित किया गया, ठीक है। तो सॉरी, ये माय मिस्टेक है, 1951 इसका जो सही आंसर आएगा 1951 आएगा। ये मैं यहाँ पे गलत हो गया मेरे से, मैं 1951, ठीक है
ये 26 जनवरी 1950 को संविधान शुरू हुआ था और इसका सर्वप्रथम 1951 में संशोधित किया गया, जिसमें समता, संपत्ति और स्वतंत्रता के नियमों को बदलकर संविधान की 9वीं सूची जोड़ी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है बंगाल के शोक के नाम से किसे जाना जाता है? बंगाल के शोक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये 4 ऑप्शन आपके हैं। इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो सही ऑप्शन है दामोदर। सही ऑप्शन कौन है? दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल नदी के शोक के नाम से जाना जाता है, जो झारखंड के लातेहार जिले से छोटा नागपुर से निकलता है। एक्चुअली झारखंड से निकलता है और ये बंगाल तक जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है रोलेट एक्ट कब पास हुआ था? किस वर्ष प्राप्त हुआ था, पास हुआ था? तो ये आपके सही ऑप्शन है 1919, 1921, 1929 और 1916। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 1919। सही आंसर क्या है? सही आंसर क्या है? 1919। ठीक है। तो रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को लागू हुआ। इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था। महाराणा प्रताप अपने घोड़े को किस नाम से बुलाते थे? सही ऑप्शन बताना है आपको। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो सही आंसर है चेतक। सही आंसर क्या है? चेतक। महाराणा प्रताप अपने घोड़े को चेतक के नाम से बुलाया जाता था। जो महाराणा प्रताप 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसमें। नेक्स्ट है कर्णम मल्लेश्वरी निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे ये सही ऑप्शन आपको बताना है, ये चारों ऑप्शन में से। तो सही ऑप्शन है भार उठाना। क्या होगा? भार उठाना, भारोत्तोलक, वेट लिफ्टिंग। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित है। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस उपग्रह को चंद्रमा का सबसे पहले बार चक्कर लगाया था? ये आपका ये चारों ऑप्शन है। इनमें से सही ऑप्शन बताना है। सही ऑप्शन क्या होगा? तो आपका टाइम समाप्त होता है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी लूना 10। लूना 10 जो था सबसे पहली बार चंद्रमा का चक्कर लगाया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं निम्नलिखित में से किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से जाना जाता है? ये आपके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक। तो ये 4 ऑप्शन ये दिए हुए हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? इवांडर होलीफील्ड नाम से हैं, जिन्हें द रियल डील के नाम से जाना जाता है। इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से जाना जाता है, तथा माइक टाइसन को फ्लाइंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। माइक टाइसन को फ्लाइंग मशीन के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पे था? तो आपके 4 ऑप्शन ये हैं लोथल, कालीबंगा, रोपड़ और मोहनजोदड़ो। तो सही आंसर होगा लोथल। ठीक है। क्या होगा? लोथल होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल था, जो कि अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। और वर्ष 1955 से लेकर 62 में लोथल की खोदाई करवाई गई, जिसमें 2 मील के घेरे में बसे एक नगर के कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है। और यहाँ पे पक्की ईंटों का एक विशाल घेरा मिला, जो राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया। लोथल की बस्ती को अलग अलग टीलों में न होकर एक दीवार में घेरा गया था, ऐसा कुछ वहाँ पे दिया हुआ था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिपि में लिखी गई थी? आपके ऑप्शन है तमिल, संस्कृत, खरोष्टी, अज्ञात, मतलब पता नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर है अज्ञात। ठीक है। सिंधु घाटी की लिपि की सभ्यता अभी तक नहीं समझी जा सकी है। यह अज्ञात लिपि है, क्योंकि सिंधु की लिपि में 64 मूल चित्र, 250 से 400 अक्षर हैं, जो सेल खड़ी की आयताकार मुहरों पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक भी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में कितने प्रकार के विवाह होते थे? ये ऑप्शन ही आपके हैं दैव विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, सभी। तो आपके सही आंसर क्या होंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी
सभी। प्राचीन भारत में कुल 8 विवाह के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। इन 8 विवाह के बारे में बताया गया है। और आज की विधि समस्त विधि माना जाता है, जब बाकी सभी विधि को समस्त विधि नहीं माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रह्मा, देव और आर्ष विवाह को विधि समस्त विधि माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्ध का अर्थ क्या होता है। बुद्ध का अर्थ बताना है आपको। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। अंकुश, ज्ञात प्राप्त करना, धर्म प्रचारक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ज्ञान प्राप्ति करना। बुद्ध मतलब ज्ञान प्राप्ति होता है। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। गौतम बुद्ध जी का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में 1563 ईसा पूर्व हुआ था, जबकि गौतम बुद्ध जी अपनी 6 वर्ष की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद उन्हें बुद्ध के नाम से जाने जाने लगा। और बौद्धिक साहित्य की पहचान त्रिपिटक है। और प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित राजगृह में किया गया था। बुद्ध धर्म शाक्य वंश से संबंधित है। बुद्ध जी ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था, जबकि बुद्ध जी की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ इनके बारे में फैक्ट था। इच्छा सब कष्टों का कारण है, किस धर्म में कहा गया है? ये आपके 4 ऑप्शन हैं। सही आंसर होगा जैन धर्म में। किस में कहा गया था? जैन धर्म में ये बात कही गई थी। इच्छा सभी कष्टों का कारण है। यह बौद्ध धर्म में कहा गया है। सॉरी, ये गलत यहाँ पे हो गया, माफ़ करिएगा। ये बौद्ध धर्म का है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म की बात है, माफ़ करिएगा, गलती हो गई। बौद्ध धर्म में 4 बात बताई गई है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी। ठीक, बौद्ध धर्म में बुद्ध धर्म संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। बौद्ध धर्म का अर्थ बौद्ध धर्म में अर्ध गुंबदकार छत को स्तूप माना जाता है। इस स्तूप को चैत्य भी कहा जाता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? ये 4 ऑप्शन है आपके। और हमारा जो सही आंसर है वो महावीर जी। महावीर जी जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी जी को माना जाता है, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव यानी आदित्यनाथ जी को माना जाता है। इनका पहला उल्लेख ऋग्वेद के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी के साथ मिलता है, जबकि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तक के जैन धर्म के अनुयायियों को निम्न ग्रंथ कहा गया। ठीक, लेकिन महावीर स्वामी जी द्वारा शिक्षा का विस्तार करने के बाद जैन धर्म कर दिया गया। जैन साहित्य के अंग माना जाता है। जैन साहित्य को इसका अंग माना जाता है। ठीक, मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी था? आपके 4 ऑप्शन हैं। अजातशत्रु, बिंबिसार, सिकंदर। बिंबिसार यहाँ 2 बार हो गया, माफ़ करिएगा। तो क्या होगा? बिंबिसार। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार को उत्तरदायी माना जाता है। बिंबिसार मगध के गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी और इसका राजधानी राजगृह को बनाया गया था। नेक्स्ट है, सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी किनारे हुई थी? आपके ऑप्शन है झेलम, गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। सही आंसर होगा झेलम। सिकंदर और पोरस की लड़ाई झेलम नदी किनारे हुई थी। इस लड़ाई में सिकंदर की विजय हुई थी, लेकिन पोरस बहादुरी देखकर सिकंदर के उसके राज को वापस करने को सौंप दिया। झेलम नदी को यूनानी भाषा में हाइडपीस कहा गया। किस मौर्य शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाल दिया? किस मौर्य शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाल दिया? तो ये आपके ऑप्शन है अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य। तो सही ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाल दिया। 305 में यूनानी शासक के सैकल चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुआ था, जिसमें 2 संधियां हुई थी। इस संधि में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी पुत्री की शादी सैल्युकी से कर दिया और दहेज में के रूप में एरिया, अरेसिकिया और
कुछ जगहों को उन्होंने दहेज के रूप में दान कर दिया था। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख में कौन सी किसकी जानकारी मिलती है? अशोक की ऑप्शन ये है, विदेशी नीति, जीवन वित्त, आंतरिक नीति, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है सभी कुछ मिलता है। अशोक के शिलालेख में विदेश नीति, जीवन वृत्त और आंतरिक नीति, उपरोक्त सभी जानकारी मिलती है। ठीक, अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। ये भी क्वेश्चन आता है, अशोक की लिपि किस लिपि में लिखी गए थे? तो वो ब्राह्मणी लिपि था। ठीक, अशोक के शिलालेख में किस लिपि के बारे में किस लिपि में लिखी जाती थी? अभी मैंने बताया था, ब्राह्मणी। नेक्स्ट है, सबसे पुराना विद्यापीठ कौन सा है? तो ये 4 ऑप्शन है, इसके सही आंसर क्या होंगे? तो इसके सही आंसर है तक्षशिला। तक्षशिला को सबसे पुरानी विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। तक्षशिला प्राचीन में गंधार जिला राजधानी थी, जो वर्तमान में रावलपिंडी से 20 किलोमीटर दूर सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। तक्षशिला मौर्य काल का पूर्व स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, विक्रमादित्य को किस नाम से जाना जाता है? आपके 4 ऑप्शन हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। तो सही आंसर होगा, विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की माता दत्त देवी का नाम दत्त देवी था। यह गुप्त काल का स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, अजंता गुफा में किस काल में निर्मित किया गया था? अजंता की गुफा किस काल में निर्माणित किया गया था? आपके 4 ऑप्शन हैं, गुप्त, मौर्य, मुगल, कुषाण। सही आंसर होगा गुप्त वंश। अजंता गुफा गुप्त काल में निर्मित किया गया था। अजंता की बौद्ध गुफाएं बौद्ध धर्म के चित्रांकन संबंधित है। अजंता की पहली और दूसरी गुफाओं में चित्र 7वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। आगे बढ़ते हैं, एलोह शिलालेख किससे संबंधित है? आपके 4 ऑप्शन है, पुलकेश 1, पुलकेश 2, और खारवेल। सही आंसर होगा पुलकेश 2। ठीक है, एलोह की लेख पुलकेश 2 से संबंधित है। और रवि कीर्तक ने एलोह प्रशासित के रचना की थी। यह लेख संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और शिलालेख में पुलकेश द्वितीय की विजय की विस्तृत जानकारी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, किसके शासन को में हेमसांग भारत आया था? तो 4 ऑप्शन है, समुद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त 2, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2, हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त। तो सही आंसर होगा हर्षवर्धन। हेमसांग हर्षवर्धन के शासन में भारत आया था। हेमसांग एक चीनी यात्री था जिसने अपनी यात्रा का विवरण सीयूकी नाम की में संकलित है। नेक्स्ट है, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसके शासन में पूरा हुआ? आपके 4 ऑप्शन है, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। दिल्ली कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया, जबकि निर्माण का आरंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 में करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी के नाम से भी जाना जाता था। फिरोज शाह तुगलक के समय में के शासन में कुतुब मीनार की 4थी मंजिल को काफ़ी हानि हुआ था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का उदारक प्रभु संपन्न सुल्तान किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन है, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का उदारक या प्रभु संपन्न सुल्तान इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के शाही संरचना के रूप में अंगों के सुव्यवस्थित होने ही अपने शासनकाल में किया था। इन्होंने ही अपने शासनकाल में किया था। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 4 ऑप्शन आपका ये है, रानी लक्ष्मीबाई, नूरजहां, रजिया सुल्तान, रानी रुद्रमा देवी। इसका सही आंसर होगा रजिया सुल्तान। भारत की पहला महिला शासक रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान गुलाम वंश में शासिका थी तथा इल्तुतमिश की पुत्री थी। उन्होंने 1236 से 140 तक ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट है,
और आज का लास्ट क्वेश्चन, अमुक्त माल्यद पुस्तक की रचना किसने की थी? 4 ऑप्शन है, कृष्णदेव राय, अकबर, बाबर और रजिया सुल्तान। तो इसका सही आंसर होगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय अमुक्त माल्यद पुस्तक के राय के द्वारा लिखी गई है। कृष्णदेव राय के राज दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे, जिसमें अष्ट दिग्गज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और कृष्णदेव राय बाबर के शासन काल में थे। बाबर के शासन काल में कृष्णदेव राय भी थे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू एवरीवन।